नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 7वें पाठ क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपके विचार से सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं हैं। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है, उन्होंने धोखा भी खाया है, पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेंगे तो उनके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। उन्हें विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। यही कारण है कि वो अभी भी निराश नहीं हैं। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई से काम किए हों। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। आइए अब पर्दाफाश से कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेने लगते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाए पर हम उनकी अच्छाई को भुला देते हैं। पाठ का अगला प्रश्न है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, टीवी चैनल व समाचार पत्रों पर पर्दाफाश पहले किसी सीमा तक सही हुआ करता था। अब दोनों पक्षों की सच्चाई जाने बिना ही दोषारोपण आरंभ कर देते हैं। इस बात को भी नहीं सोचते कि इससे किसी के जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है, परंतु पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों और वातावरण से लोगों को अवगत करवाते हैं। साथ ही समाज समय रहते सचेत और सावधान हो जाता है। आइए अब पाठ के कारण बताइए से कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले
फल फूल रहे हैं। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, जिसका परिणाम होगा तानाशाही बढ़ेगी। दूसरा है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसका परिणाम होगा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और तीसरा है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, इसका परिणाम होगा अविश्वास बढ़ेगा। आइए सार्थक शीर्षक से प्रश्नों को करते हैं। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है, क्योंकि यह उस सत्य को उजागर करता है जो हम अपने आसपास घटते देखते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी को बरकरार रखा है। लेखक ने इसी आधार पर लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए रखा है। इसका शीर्षक हम निराशा में आशा भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, क्या निराश हुआ जाए के बाद प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित समझता हूँ। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। आइए अब सपनों का भारत, इससे कुछ प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार में हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, आपके विचार में हमारे महान विद्वानों ने संस्कृति सभ्य भारत के सपने देखे थे, जिसमें विभिन्न धर्मों एवं मतों को मानने वाले मिलजुल कर रहें। भारत प्राचीन काल में विश्व के लिए आदर्श था, भविष्य में भी बना रहे। अगला प्रश्न है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी स्वयं भी लिख सकते हैं, लेकिन आइए फिर भी हम इस प्रश्न के उत्तर को करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे सपनों के भारत में सभी स्वस्थ, निरोग, शिक्षित, संपन्न तथा ईमानदार हों। वे जाति, धर्म, प्रांत, संप्रदाय आदि की भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना से रहें। यहाँ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी तथा अशिक्षा का नामो निशान ना हो। देश में विज्ञान, कृषि, उद्योग, धंधों का विकास हो। देश आत्मनिर्भर तथा समृद्ध हो और भारत पुनः विश्वगुरु
बन जाए। आइए अब इस पाठ की भाषा की बात से कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व यानी कि स्पर्धा, होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। सुख और दुख, सुख दुख। भूख और प्यास, भूख प्यास। हंसना और रोना, हंसना रोना। आते और जाते, आते जाते। राजा और रानी, राजा रानी। चाचा और चाची, चाचा चाची। सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा। पाना और खोना, पाना खोना। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। राम और सीता, राम सीता। आना और जाना, आना जाना। इन सभी उदाहरणों में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। द्वंद्व समास में और को हटा करके योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए भाषा की बात से अगले प्रश्न को करते हैं। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी आदि। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत आदि। इस प्रश्न के उत्तर में व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण विद्यार्थी स्वयं ढूंढ कर लिखेंगे। तो इस प्रकार क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप सभी के लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।